नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज मुक्तिबोध को सुनिए। उनकी कहानियाँ वैचारिकता, दार्शनिकता और रोमानी आदर्शवाद के साथ जीवन की जटिल, गूढ़, गहन, संश्लिष्ट रहस्यों को बेहतर उलझी महीन परतों से सतत जांच करती, हठपूर्ण, अपराजेय, संकल्प दृढ़ता से भरी हुई कहानियाँ। उन्हीं की द्वारा लिखी हुई कहानी मैत्री की मांग मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगी। सुशीला ने मोरी पर पड़ा हुआ गीला नीला लुगड़ा अर्थात महाराष्ट्रीय साड़ी लुगड़ा उठाया और कुएं पर चल दी। 11 बजे की गर्म धूप फैली हुई थी। कोठे की छत बुरी तरह से तप रही थी। उसके अंदर सास रोटियां सेक रही थी, जिसकी गर्म गंध इधर उधर फैल रही थी। बाहर जरा दूर चलकर कुआं लगता है। झंझड़, बिरवे, कटीली झाड़ियाँ जो जमीन से 1 फुट भी ऊपर उठ नहीं पाती हैं, तपती पीली जमीन के नंगे विस्तार को ढांकने के बजाय उग्र रूप से उघाड़ रही हैं। यह कुआं और यह जमीन एक अहाते के अंदर घिरे हैं, जिसके कटीले तारों को उस पार दूर सरकारी कचहरी की 11वीं 1 मंजिल इमारतें लंबी कतार में खड़ी हुई हैं। सुशीला कुएं के ओटले पर चढ़ी तो मालूम हुआ कि चबूतरे के पत्थर बेहद गर्म हो चुके हैं। उसने प्रतिदिन की भांति रस्सी कुएं में डाली और दूसरे ही क्षण चौड़ी लकड़ी की गिरी की कठिन आवाज़ कुएं की ठंडी सांवली दीवार से बाल्टी की टकराहट की आवाज़ के साथ मिल गई। गहरे पानी में बाल्टी की जोरदार धप और फिर छलकते गिरते पानी की गूंज। आज कई सालों में सुशीला की यह आवाज़ सुनती आ रही है। कान के अंतराल में वह एक ऐसे जमा हो चुकी है कि छूटे नहीं छूटती। दुनिया में, जीवन में इर्द गिर्द कई छोटे बड़े परिवर्तन हो गए। उसके पुराने पड़ोसियों में बहुतों से यह कस्बानुमा शहर छोड़ दिया, रियासत छोड़ दी, प्रांत छोड़ दिए और ना मालूम कहाँ इधर उधर बिखर गए। नए नए चेहरे और नई नई बातें लेकर कई परिवर्तन आए और चले गए। सुशीला का पहला बच्चा मरा, दूसरा अपने 2 साल के जीवन में अनेक कष्ट देकर स्वयं अनेक कष्टों से गुजरता हुआ स्वर्ग सिधार गया। परंतु संक्रमणशील जीवन के नए और सुदूरगत पुराने दृश्यों में अटूट संबंध और एकता बनाए रखने वाली इस कुएं की चौड़ी लकड़ी की गिर्री, यह ऊंचा चबूतरा और पानी निकालने, कपड़े धोने की आवाज़ सदा से ऐसी ही चली आ रही है। सुशीला ने लुगड़ा वहीं पर पड़ा रहने दिया। भरी हुई बाल्टी लेकर वह घर की ओर चली। वह आम रास्ता नहीं था, परंतु लोग वहीं से निकलते थे। कभी कभी वहाँ से ऐसे लोग भी गुजरते थे जो देखने में गुंडे से मालूम होते थे। सुशीला उनसे आतंकित थी, इसलिए वह ऐसे लोगों की अबूझी दृष्टि से देख अपने काम में लगे रहने का ढोंग भी कर लिया करती थी। दोपहर के कारण घर का आंगन भयानक तप रहा था। बाहर से अंदर घुसने पर उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। डर लग रहा था कहीं ठोकर न लगे, हाथ से बाल्टी छूट जाएगी। सुशीला देख, वह आ रहा है क्या? यह सास की आवाज़ थी। उसे सुनकर वह बिना रुके अंदर के कमरे में गई। वहाँ कोई नहीं था। उसने वहीं से उत्तर दिया, यहाँ तो कोई नहीं है। कोठे से सास की आवाज़ आई, चप्पल तो बजी थी। बिना इसका उत्तर दिए ही सुशीला ने कमरे की खिड़की खोल दी और रास्ते की ओर देखने लगी। वे कहीं आते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे। रास्ता भूरी तपी घनी धूल से भरा, सूना, अवसन्न पड़ा हुआ है। यह शहर से बाहर का रास्ता था, इसलिए इस पर बहुत थोड़े लोग दिखाई देते थे। पास के गांव की ओर जाने वाली किसानों की बैलगाड़ियां अथवा दूर की यात्रा करने वाले उजड़े रंग की नीली मोटर लारियां और बसें अपने पीछे धूल का बादल उड़ाती हुई इधर से उधर निकल जाया करती थीं। परंतु 12 बजे की इस बेसब्र धूप में आदमी का कहीं चिन्ह भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुशीला ने आंखें फैलाकर कचहरी से गिरवी इमारतों की ओर देखा। एक निःसंग, एक स्वरता दूर काँप रही थी।
आजकल सुशीला को अपना जीवन अलोना अलोना सा लग रहा है। 19 साल की गहरी सांवली सुशीला उड़े हुए फीके पड़े रंग की साड़ी पहनती है। सूरज की बेमुरव्वत धूप से उसके चेहरे पर गेहुआ रंग सांवला हो गया है। सुबह उठते ही वह काम में जो लग जाती है तो रात के 10 बजे तक इसी तरह उसके उपरांत वह चुपचाप पति के कमरे में घुसती है। परंतु न जाने क्यों तब उसका हृदय अज्ञात भार से भर उठता है। सुशीला अपने जीवन से प्रसन्न है, परंतु एक बात से जरूर कमी है। चाहती है कि उसका पति रामराव इंटर पास होता। उसकी अंग्रेजी की प्रैक्टिस अच्छी है। सुशीला के लिए यह गुप्त गर्व का विषय है। फिर भी जिंदगी के झगड़े टंटे और घर के बखेड़े पति पत्नी पर इतने छा गए हैं कि रामराव की अंग्रेजी का गर्व अब उतना आह्लादकारक नहीं रहा। वह पूर्ति नहीं करता। सुशीला स्वयं कुछ पढ़ लिख लेती है। रामराव ने अपने वैवाहिक जीवन के प्रारंभिक उल्लास में सुशीला के लिए कुछ पुस्तकें भी खरीदी थीं। आज भी छोटे से स्थानीय पुस्तकालय से एकाध पुस्तक घर आ जाती है, किंतु सुशीला उसको दूर से ही देख भर लेती है, छू भी नहीं पाती। आले में वह किताब इस तरह धरी रहती है जैसे मन के कोने में एक मीठा अनजाना स्वप्न छिपा रहता है। जिस प्रकार नया रास्ता सालों की आमद रफ्त के बाद घिसकर उखड़कर निर्जीव घनी धूल की एक रूपता में परिवर्तित हो जाता है, उसी तरह सुशीला का हृदय पथ समय के नलदार जूतों और उसकी ठोकरों से घिसकर घनी निर्जीव धूल की एक रूपता में परिवर्तित हो गया है। अब उसके हृदय में कोई आनंद, कोई मोह, कोई स्वप्न ऐसा कि जिससे वह कह सके नहीं रहा। काल तथा परिस्थितियाँ जिधर मोड़ दें, जैसी मोड़ दें, उधर ही वैसे ही मुड़ जाने के लिए सुशीला को अपना मन तैयार न करना पड़ता। वह आप ही आप बिना कहे किसी पुर्जे की भांति घूम जाता है। फिर भी मन ही मन ननद का पोलका सीते हुए सुशीला के मन में सांवले सूनेपन में दिवा स्वप्न तैर आते। सुई और धागे की गति से मानो उसकी गति बंधी होती, परंतु खेत में घुस आने वाली गाय अथवा बछड़े को जिस तरह मार भगाया जाता है, वैसे ही उसके साथ भी होता। फिर भी सुशीला जीवन से प्रसन्न है। रामाराव बिल्कुल बेदर्द नहीं हो गए हैं। आसमान में पतले सांवले मेघ घिर आए हैं। सर्दी का मौसम, नदी के दिशा में हवा, रात और खिड़की खुली हुई है। रामाराव की छाती पर ठंडी वायु का फौरन असर हो जाता है। इसका ख्याल आते ही रामाराव के पास लेटी हुई सुशीला के सपने टूट गए। वह उठ बैठी और खिड़की के दरवाजे बंद कर लिए। फिर वह लेट गई और टूटे सपने जोड़ने लगी, अथवा आप ही आप वे जुड़ते चले। दिन भर की अनुपातशील बेकार मेहनत की थकान से रामराव बिस्तर पर लेटा की आंख लग गई। घोर निद्रा। दिन भर की थकान ने सुशीला की देह को शिथिल कर डाला था। फिर भी वह सो नहीं सकी। वह खुद नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन फिर भी मन में कुछ था जो सोने नहीं देता था। वह ऐसे ही आधी जागती, आधी सोती, आधी सोचती हुई नींद के पाताली अंधियारे में डूबने वाली थी कि रामाराव ने करवट बदली। उसकी आंखें खुलते ही सुशीला उठ बैठी। आदत के अनुसार अपने खुले हाथ बालों को संवारते हुए उसने कहा, आज बड़ी जल्दी सो गए, अभी 9 ही तो बजे हैं। रामाराव ने अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर एक दूसरे में गूंथते हुए आलस छोड़ा और चुपचाप पड़ा रहा। और फिर कहने लगा, सपना देख रहा था। सुशीला को सपने पर बड़ा विश्वास है। उसने रामाराव के होंठ पर मुस्कान की रेखा देख पूछ लिया, क्या बात है, मुझे सुनाओ। रामाराव ने कुछ सोचा, फिर कहना शुरू किया। विचित्र पाताली विकृतियों भरा अद्भुत जगत सुशीला की आंखों में खिंचने लगा। मन की निबिड़ शक्तियाँ उससे अजीब समाधान पाने लगीं। स्वप्न का अंतिम चित्र मनोरंजक था। रामाराव किसी अपरिचित नगर की अपरिचित सूनी और अभी अभी हुई थोड़ी बूंदाबांदी के कारण दबी हुई धूल से पीली सांवली दिखने वाली सड़क पर चल रहा है। आसमान में मेघों के कटे छटे धुंध से गीले नीले श्यामल वातावरण के धुंधियाले में सड़क ठंडी सूनी किंतु प्रिय मालूम हो रही है।
और घोर विस्मय की बात यह है कि सड़क के तले नोट बिखरे पड़े हुए हैं। 10 के, 5 के, कुछ 100 के भी हैं। एक क्षण में सब और नज़र दौड़ाकर वह आनंद से विक्षोभ के नीचे झुकता है और उन्हें असावधानी से जेब में भरता चला जाता है। उसे अपनी सारी फिक्रें याद आती हैं और उसकी शांति का अवसर हाथ से नहीं जाने देता वो। उसकी आंख खुल जाती है। जागते में अपने हाथों में नोटों का अनुभव करना चाहता है। उसके स्थान पर सुशीला की उंगलियां मिलती हैं। स्वप्न सुनकर सुशीला खुश हो गई। लक्ष्मी आने की संभावना अत्यंत मनोहर सिद्ध होते देख रामाराव के मन में स्वाभाविक दार्शनिकता ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। परंतु घर की स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण उस विद्रोह में कोई डंक न रहा। रामाराव को सुशीला के सामने कबूल करना पड़ा कि वह भी नित्य आर्थिक चिंताओं में ही रहा करता है। इसीलिए उसे सुशीला के मन की 2 बातें करने में सुविधा नहीं मिल पाती। वह क्षण ऐसा था जिसमें दोनों एक दूसरे से कुछ भी न छिपा सकते थे। उस वक्त कोई दुराव या छुपाव का मौका न था। रामाराव अपने बचपन की बातें कह रहा, उसमें लड़कियों की भी बातें आईं। रामाराव के जीवन में कोई प्रेम प्रसंग न थे, पर आकर्षण थे। रामाराव और सुशीला गरीब, अर्धशिक्षित और अपूर्ण होते हुए भी आधुनिक वातावरण के संपर्क में आ चुके थे। उनके प्रलोभन में दब चुके थे, पर उनके प्रति वर्जना की भावना न थी। महीनों बाद पति पत्नी में यह मैत्री का क्षण आया था, जिन क्षणों में मनुष्य हृदय को नग्न कर देना चाहता है। बातों में अनायास प्रवाहिता ऐसी कि सुशीला एकदम कह उठी, एक बात पूछूं? अपनी बात को इस तरह काटते हुए देख रामाराव विस्मित हुआ, सिवा आश्चर्य के कि वह कुछ और भी न कह दे। नाराज तो नहीं होगे? कहते हुए सुशीला उसके पास सरक आई। रामाराव समझा कि वे प्रस्तावना है उस अध्याय की जिसे नारी हट कहकर पुकारा जाता है। सुशीला के पास लुगड़े नहीं थे, इसलिए अक्सर वह बाहर निकलने से इनकार कर देती है। यही नहीं बल्कि पर साल खरीदी हुई लुगड़े की जोड़ी भी बुरी तरह से फट गई है। फिर भी उसे वह इस तरह सिफत से पहनती है कि उसमें से लंबी लंबी दरारें गायब हो जाती हैं, पर लुगड़े का उड़ा हुआ रंग बहुत भद्दा हो गया है। वह कहाँ छिपता है? बाहर की गर्म धूल, घर के अंदर की प्राणभक्षी धनहीनता और वहाँ के समस्त वातावरण की भूरी अवसन्नता के साथ उसके कटे फटे लुगड़े के उड़े हुए रंग का भद्दापन ठीक ठीक जा बैठता है। दोनों में एक मलिन सुसंगत की असली छाप थी। सुशीला के गुप्त प्रार्थना भरे स्वर में रामाराव का आशंकित होना स्वाभाविक था। फिर भी अपनी शंकाओं को ढककर रामाराव ने कहा, नाराज होने की क्या बात है? मैंने अपनी गहरी बातें तुमसे नहीं कही। सुशीला का साहस बंधा, परंतु रामाराव की विस्मयातुर दृष्टि के सकचाकर उसने फिर कहा, तो पूछूं? रामाराव ने बात गड़बड़ मालूम हुई, पर उसने धीरज पर चोट नहीं मारी। सामने देश पांडे के यहाँ कौन रहने आए हैं? यही तो अपने यहाँ कल थे। रामाराव को आश्चर्य हुआ, इतनी जरा सी बात मालूम नहीं? बहुत भला आदमी है, मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए उसने कहा। सुशीला को यह वाक्य अच्छा लगा। वे जो सामने के देश पांडे के घर आए हुए हैं, अच्छे आदमी ही मालूम होते हैं। निसंदेह सुशीला की कल्पना प्रिय मन ने उस व्यक्ति के आसपास चक्कर काटा था। कारण 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 यह कि सुशीला से यह न पूछो, वह स्वयं नहीं जानती, पर क्या वह रामाराव के मूर्त सजीव आधार और आध्यात्मिक आश्रय को मात्र फूहड़पन से त्यागने का संकल्प कर सकती है? संकल्प क्या, कल्पना भी कर सकती है। अगर लेखक स्वयं सुशीला को यह जाकर पूछे तो एक जोरदार चाटे के अलावा और कुछ न मिलेगा। सुशीला को जीवन भर आत्मविश्लेषण का मौका न आया था। वह ना जान सकी कि उस व्यक्ति के प्रति उसका जो आकर्षण है वह रामराव के पतित्व और अपने पत्नीत्व के आधार पर कहीं भी धक्का नहीं पहुंचाता। वह आकर्षण तो मात्र उस व्यक्ति की सज्जनता के चारों ओर विद्या, संपन्नता और शिष्टता के तेजोवलय के प्रति था।
उस स्वप्न के समान सुंदर दिखने वाले देश और नगर के प्रति था जहाँ से वह व्यक्ति आया है, जिसके बारे में सुशीला अनुभव शून्य थी। वह स्वर्ग है या नरक यह भी न जानती थी। तुमसे बातचीत की थी? हाँ, वह बहुत अच्छा आदमी है, मुक्त कंठ से रामाराव बोला। सुशीला उसकी लेटी देह पर एकदम लौट गई और उसके मुख पर अपना मुख रखते हुए भावुकता से बोली, ना ना, पर वह तुमसे अच्छा कैसे हो सकता है? अरे मैं तो मूर्ख हूँ। वह उसकी शालीनता थी, मूर्ख वे हरगिज न थे। दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिमान भरे हैं। सुशीला सिर्फ इंटर पास करने और अंग्रेजी अच्छी लिख बोल लेने से क्या होता है? यदि मैं सचमुच बुद्धिमान होता तो पिताजी की बात भी रख लेता और पढ़ भी लेता। अब भी पढ़ सकते हो। अब क्यों नहीं? ये सोने की चूड़ियाँ तुम्हारी ही तो हैं। सुशीला के हाथों को ऊंचा कर चूड़ियाँ बतलाते हुए कहा, ना भाई, वे मेरी माँ की तुम्हें दी हुई हैं, मुझसे यह नहीं हो सकता। सुशीला को लगा वह जैसे जीत गई। यह क्षण अब उसी का है। उसने कृत्रिम निरपेक्ष भाव से पूछा, कहाँ तक पढ़े हैं? MA LLB। बड़े आदमी के लड़के हैं। उसका कौतूहल बढ़ता ही गया। कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। और सुशीला सोचने लगी कि इलाहाबाद कितना बड़ा शहर होगा, इसलिए वह चुप बैठी रही। वहाँ क्या करते हैं? संपादक हैं। ये जो मासिक पत्र निकलते हैं ना, वहीं। सुशीला को विद्या पर और विद्वानों पर अत्यंत श्रद्धा थी। मानो सुशीला को अब समझ में आया कि संपादक कैसा जानवर होता है। ऐसे स्वर में उसने उत्तर दिया, अच्छा। सुशीला इलाहाबाद के और उस व्यक्ति के बारे में सोचती ही रही। नींद में डूबने से पहले वह एक रंगीन विस्मय में थी और रामाराव भावुकतावश नहीं बल्कि सज्जनता के कारण ही यह कह रहे थे। यद्यपि वह सच है कि रामाराव मात्र अल्पसंतोषी, दार्शनिक, उपदेशवादी, धैर्यवान प्राणी थे, परंतु सुशीला के हृदय में सारी मायूसी, अवसन्नता और मलिनता के बावजूद बहुत गहरे गहरे कहीं तो कुछ भी फड़कता रहता था, जो सारी दीवारें, सारी भीतें, सारे व्यवधान तोड़ कर मेहनत से, अथक उत्साह से और निःशेष आशा से इस धनहीनता के निर्जीव, निस्पंद, पीले भूरे मटियाले अभिश्राप को किसी सागर में फेंक फाँक दे। वे दोनों बिना बोले वैसे ही पड़े रहे कुछ समय तक। फिर सुशीला बोली, तुम भी कर लो BA, जल्दी और ठीक ठाक बना लो। क्या बात है? रामाराव ने बुजुर्गों की गंभीरता से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। नींद में दोनों को फौरन ही संभाल लिया। सुबह 10 बजे कुएं पर चंपा और सुशीला हंस रही थीं, क्योंकि उनके सामने माधवराव बड़ी ही अनघड़ रीत से धोती धो रहा था। इतने में सुशीला ने ज़्यादा जानकारी के अभिमान से कहा, MA LLB हैं? MA LLB और MA LLB हुआ तो क्या, धोती धोना तो नहीं आता? सुशीला ने गंभीरता से कहा, ऐसा नहीं चंपा, बड़े आदमी के लड़के हैं, कहाँ काम पड़ा? ये देश पांडे उनके मामा होते हैं, यही उन्हें काम पड़ा। माधवराव उधर धोती धो रहा था। गंभीर नौजवान, बाल उसके पीछे निकले हुए, निक्कर पहने हुए था और उसने दीर्घ संकेश जांघें घोंस मार रही थीं। उसे कैसे मालूम होता कि बातें यूँ ही की जा रही हैं। चंपा चुप हो रही और अपनी साड़ी सड़ाक सड़ाक पत्थर पर पटक कर धोने लगी। वह एक गरीब, मेहनती, तीक्ष्ण जिह्व, दयालु महिला थी। सुशीला के दिल में क्या चल रहा है इसका अनुमान होना उसे बहुत ही कठिन था। माधवराव ने साबुन लगाए कपड़ों पर और अधिक पानी बरपने के लिए गिर्री पर रस्सी को रखा और बाल्टी कुएं में छोड़ दी। और ये क्या देखता है, दूसरी ओर सामने से उसी पर बाल्टी टकराती हुई शीघ्र उतर रही है और गिर्री के 2 खंभों को बीचों बीच एक नारी मुख उसे देख रहा है। उसे यकायक लगा जैसे यह परिचय की मांग करने वाली सहज, सरल, अनायास दृष्टि है। एक पूर्ण सुख जिसके स्तब्ध चेहरे पर आंखें एक विचित्र गंभीर आलोक डाल रही हैं।
वह हतबुद्ध सा खड़ा रह गया और फिर जल्दी से बाल्टी गर गर कर नीचे डाल दी। बाल्टी के ऊपर खींचते समय ही वह दो खंभों के बीच बार बार दिख जाता, परंतु रामाराव को उसके बाद इतने आश्चर्य से किसी ने नहीं देखा। परंतु माधवराव को फिर अंतिम बार उसे स्तब्धपूर्ण मुख पर दो नारी आंखें अपनी सहज मैत्री का भाव कह गईं। माधवराव ने धोती धोना शुरू किया, परंतु उसकी आंखें जानबूझकर इधर उधर देखना चाहती थीं। उसने पाया कि वह एक अत्यंत फीके रंग की साड़ी पहने हुए है, जिससे मालूम होता है कि उसके पति को 15 रुपये से अधिक नहीं पड़ता होगा। उसके आसपास एक मेहनती निर्धन स्थिति का वातावरण उग्र होकर रहता है, परंतु उसके मुख से पता चलता है कि वह किसी उच्च वंशीय कन्या है जो समय परिवर्तन के कारण दैन्य दशा को प्राप्त हुई है। नहाकर जब माधवराव कंधे पर सफ़ेद टावल डालने चला, तब उसके हृदय में एक अनुपम निराकार दया हल्के कोहरे की भांति छा रही थी। उसकी आंखों के सामने यह विराट गरीबी और उसकी गर्मी की बर्फी हुई हृदय की स्थितियां पूर्ण होकर आ रही हैं। कमर पर पानी का घड़ा संभाले और गर्दन में धुली हुई धोती और साड़ियों की माला डाले वे दोनों स्त्रियां अपने घर की ओर जा रही थीं। सुबह के 11 बजे आसमान का सूरज अपनी पूरी तेजी के साथ रास्ते के पत्थरों को तपा रहा था और इस सड़क पर पार करके कटीले तार के हिस्से में खड़ी कचेरी की लाल पुती हुई दीवारें निर्जन दोपहर की भीषणता को और अधिक बढ़ा रही थीं। सुशीला जब घर पहुंची तो चौके से भोजन की बिखरी बास आ रही थी। वह समझ गई कि रामाराव खा चुके हैं और उसकी सास उसी की राह देख रही है। उसने कमर में घड़ा उतारा और चुपचाप वस्त्रों को बांस पर सुखाने के लिए डालने लगी। उसका चेहरा देखकर सास समझी कि रामाराव ने आज जरूर कुछ कहा सुना होगा, नहीं तो इतना मौन गंभीर तो भाई किसी आदमी से नहीं रहा जाता। उसी शाम कुछ ऐसी बात रही कि रामाराव को अचानक हेडमास्टर ने अपने यहाँ रोटी खाने बुला लिया। सास शाम को कुछ न खाती थी, एक ही बार भोजन करती थी और सुशीला के लिए सुबह का रखा हुआ काफ़ी भोजन था। यह देखकर रसोई के काम से छुट्टी है, सास संतुष्ट होकर राम मंदिर के पंडित की स्त्री के पास चली गई, कहती हुई मैं ज़रा देर से आऊँगी, संभालना। तब सुशीला घर के अबेर रही थी और अबेरते खुले आसमान के में सांझ घिराई थी। एक अजीब व्यथा के साथ सुशीला का कुम्हला रहा चेहरा, उसका शरीर शिथिल हुआ जा रहा था। तभी खिड़की में से दिख रहे खुले रंगीन आसमान से कुएं के आसपास के सघन वृक्ष रंगीन और अधिक श्याम से दिख रहे थे। उधर ही से रामाराव केवल आते हुए दिखाई पड़ा। उसी रास्ते के बगल से माधवराव केवल सफ़ेद शर्ट पैंट में आता दिखलाई दिया। सुशीला ने गर्दन फेर ली और झटपट अपने काम में लग गई, परंतु 5 मिनट बाद जब उसे फिर देखा तो पाया कि वह खिड़की की ओर ही आ रहा है। वह उस कमरे से चल दी और दूसरे कमरे के दरवाजे के छेद से झांकने लगी। उसने देखा कि वह खिड़की तक चला आया है, परंतु उसके अंदर न झांकते हुए दूर ही खड़ा वह चिल्ला रहा है, देशपांडे साहब, देशपांडे साहब। दरवाजे के पीछे वह मानो खील सी गड़ी रह गई, परंतु फिर भी वह धैर्य करके खिड़की तक गई और कहा, हेडमास्टर साहब के यहाँ गए हुए हैं। कब? आश्चर्य से उस नवयुवक ने कहा, 4 बजे ही। माधवराव को उसके लाल चेहरे की तरफ देखकर लगा कि उसकी शंका ठीक है। उसे मालूम हुआ कि जैसे अनजाने में वो काफ़ी दूर तक चल आई है। वह स्तब्ध वहीं खड़ा रहा, जैसे वहाँ से हटना न चाहता हो। पूछा, कब तक आएंगे? तब तक सुशीला स्थिर हो चुकी थी, अपने को समेट लिया था। मुझे मालूम नहीं, कहकर चुप हो गई। माधवराव भी किलित था, सोच रहा था कि ऐसी रंगीन शाम घूमने किधर चला जाए। सुशीला ने निरपेक्ष भाव से पूछा, उनसे क्या कहूँ, आपका नाम? माधवराव चुप हो रहा, सोचा कि बतला दूँ कि नहीं। फिर बोला, माधवराव। सुशीला राव
के मन की रोग से ढह गई। आप इलाहाबाद में रहते हैं? माधवराव कौतूहलयुक्त आनंद से बोला। हाँ हाँ, बहुत बड़ा शहर होगा। बहुत बड़ा जी, कहकर माधवराव हंस पड़ा। सुशीला जैसे नदी के समान बेरोक होकर पूछने लगी, तो आप वहीं रहते हैं? जी। तब तक सुशीला घर के अंदर खिड़की में और माधवराव घर के बाहर खिड़की में खड़े हो गए। सांझ आकाश से खिल रही थी। वहाँ कब जाएंगे आप? 5 दिन बाद। यह सुनकर सुशीला स्तब्ध हो गई। माधवराव ने पूछा, क्यों? कुछ नहीं, मुझे एक फ्लावर पॉट चाहिए था। कुछ दिनों से इसकी खास ज़रूरत आ पड़ी है। इस समय घर में अड़चन है, नहीं तो मैं खुद इंदौर जाकर ले आती। वहाँ मेरे मामा रहते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, BA पास हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं। वहाँ लता, रश्मि, बड़े घर की दी हुई और बड़े मामा का घर भी है। माधवराव जोर से हंसना चाहता था, पर शायद उसे बुरा लगे इसलिए मुस्करा दिया। सोचने लगा, कितना बचपन से भरा इसका मन है। वह कहती चली, वैसे मैं इंदौर हो आती, मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों को देखने की इच्छा है। इलाहाबाद क्या लगता है? बहुत थोड़ा। तो ठीक है। अच्छा, तो मैं उनसे क्या कह दूँ? पास के माधवराव को आए हुए बस माधवराव ने मजाक करते हुए कहना, मैंने सुना है स्त्रियां बहुत बातूनी होती हैं। सुशीला तड़ाक से बोली, और मैंने एक कादम्बरी में पढ़ा कि पुरुष बेरहम होते हैं। माधवराव झेपते हुए, मैं तो नहीं हूँ। सुशीला क्षण भर के लिए चुप रह गई और उसकी तरफ देखा कि माधवराव की आंखें कुछ कह रही हैं। उसने गर्दन नीचे डाल दी और हृदय में अनुभव किया कि मीठे आंसू के 100 फव्वारे फूटना चाह रहे हैं। माधवराव ने अपना हाथ खिड़की से डाल दिया, परंतु सुशीला ने पीठ कर ली और अंदर चली गई। तब सांझ बिल्कुल झुकी हुई थी। खिड़की के बाहर खड़े हुए माधवराव ने देखा कि घर के सूने अंधियारे में सुशीला की आकृति खो गई है। माधवराव को यह आशा कदापि न थी। कई सुंदर, सुकुमार और शिक्षित नवयुवतियाँ उसने देखा था, परंतु सुशीला में गजब का ही भाव था। यह भी कोई बात है कि पहले ही मौके पर इतना कह दिया जाए? पहले झेप, फिर लज्जा, फिर संकोच और फिर बातचीत, रोमांस का विकास कुछ इस तरह होता है। फिर भी माधवराव आश्चर्य न कर सका। सुशीला की आंखों में ऐसा कुछ न था जिसका लज्जा, लावण्य से कोई संबंध हो। फिर भी उसमें स्तब्ध मांग थी, एक बूझ थी, तुम कौन हो जो यहाँ तक चले आए हो इलाहाबाद से? माधवराव एक ऐसे दूर स्थित प्रांत से आया था कि सुशीला की आंखों में कल्पनाएं ही कल्पनाएं छा जाती थीं। रात को सुशीला रामाराव के पास जब माधवराव के बारे में अधिक बात करना चाहने लगी तो उसने पति को बहुत नाराज़ होते देखा। इसलिए नहीं कि माधवराव के बारे में वह शंकालु है, परंतु स्त्री के मुख से किसी की भी इतनी अधिक तारीफ अपनी शान के खिलाफ जाती है। सुशीला समझी कि रामाराव उसे माधवराव से बात करने के लिए मना कर रहे हैं, जो कि समाज मर्यादा अनुकूल पति का कर्तव्य है। इसलिए बिना विरोध किए वह आंखें खोले लेटी ही रही। उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई। रामाराव सोने से पहले उसे डांट खाती हुई चुपचाप पड़ी रही। आधे घंटे तक जब 12 का गजर हुआ तो उसने ज़बरदस्ती मीठी नींद में सोए हुए रामाराव को सारी ताकत लगाकर उठाकर बैठा दिया। मुंह फुलाकर बोली, उठ जाओ, हमें नींद नहीं आती। रामाराव ने झल्लाते हुए कहा, मुझे गहरी नींद आ रही है। सुशीला ने अड़कर कहा, हमें माँ के पास पहुँचा दो। पागल हो गई हो? पर रामाराव ने देखा कि वह रो रही है। वह और भी चिढ़ गया। अरे यार, बड़ी आफत है, कहकर रामाराव धड़ाम से बिस्तर पर गिर गया और सो गया। सुशीला के सामने केवल निरपेक्ष निर्वैयक्तिकता अंधकार छाया रहा। सुबह उठकर ही सुशीला ने रामाराव से कहा, 2 साल हो गए माँ को नहीं देखा। वह अब बूढ़ी हो गई हैं, मर भी जाएंगी, फिर बाद में कौन जाता है? मुझे वहाँ पहुँचा दो। मैं कितना
वहाँ पर जाना चाहती हूँ। और वह जिद पकड़कर बैठ गई। दिन भर खाना नहीं खाया और उदास बैठी रही। तब रामाराव समझा बात जरा गंभीर है, इसलिए सांसारिक ज्ञान की जिम्मेदारी भव्यता उसके गाल की हड्डी निकले खड्डेदार मुंह पर लाकर बोला, इसी साल गेहूँ 4 महीने के खरीद लिए हैं और घास लेट पीपे के रुपए भर तक अभी भरे हुए हैं। दूसरे वहाँ तक के लिए भी तो सिर्फ जाने के लिए 4 लगेंगे और 4 लौटाना, एक हाथ खर्च, इस तरह 10। इससे तो तुम एक साड़ी ला सकता हूँ जो 2 साल तक आराम से चलेगी और कुछ ठीक ही दिखोगी। अच्छा कहती हो तो दिवाली पर चलेंगे, तब तक कुछ ट्यूशन भी जमा हो जाएंगे। दिवाली को सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। सुशीला का हृदय सुनते सुनते फटा जा रहा था। उसने उंगलियों पर गिनकर देखा तो दिवाली के 5.5 महीना निकले। 4 दिन हो गए, सुशीला दिखी ही नहीं। माधवराव रामाराव के घर गया था, परंतु बैठक तक उसकी छाया भी नहीं आई। वह आश्चर्य करता हुआ सोच रहा था कि ऐसी क्या बात हो गई होगी। रामाराव संशय, रोक, डांट या वह मुझे भटकाना चाहती है। परंतु एक दिन सुबह ही वह कुएं पर जाती दिखलाई दी। यह मौका माधवराव कैसे चूक सकता था। पैर बढ़ाता हुआ वह वहां जा पहुंचा। उसने देखा कि वह म्लान चेहरा लिए हुए गंभीर है। सिर के काले केस ढीले होने से हवा के कारण गालों पर मंडरा रहे हैं। उसके प्रथम दर्शन का वह स्तब्धपूर्ण मुख किसी अभिव्यक्ति से आप्लावित होकर रक्तिम हो गया है। उसे बात समझ में नहीं आई, इसलिए वह और भी सुंदर मालूम होती हुई उसे दिखी। उसने दूर से ही हल्की मीठी आवाज़ में कहा, सुशीला। सुशीला चौंकी नहीं। उसने माधवराव को दूर से ही आते देख लिया था। केवल एक बार उसकी ओर देखा और कुएं के पानी निकालने लगी। प्रातवायु का पुलक माधवराव के सर्वांग में छा रहा था। आसमान ताजे प्रकाश से विकसित था। सुशीला ने पानी की बाल्टी निकाली और उसकी ओर देखती हुई खड़ी हो गई। फिर बोली, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उससे होंठ संकित हो रहे थे। इलाहाबाद कब जाने वाले हैं? परसों। मैं भी माँ के पास जाने वाली थी, लेकिन अब नहीं जाती। फिर कभी सही। और क्या आज्ञा है, कहकर माधवराव ने अकस्मात सुशीला का ठंडा गीला हाथ अपने हाथों में ले लिया। उस निर्जन में सूर्य की लाल किरणें उस दोनों के बीच में से कुएं पर छा रही थीं। सुशीला ने हाथ को तुरंत खींच लिया। कहा, दी हुई कादम्बरी पढ़ ली? अच्छी लगी? माधवराव से ने पूछा। अच्छी है, पर उस स्त्री के इतने थे पर मित्र तो एक भी नहीं था। सुशीला के मित्र शब्द इतने जोर से कहा कि माधवराव समझते हुए भी कुछ नहीं समझा। सुशीला के चेहरे से उसे ऐसा लगा मानो वह पूछ रही हो, तुम मेरे मित्र हो सकते हो? इतने में चंपा सिर पर एक मटका लिए हुए वहां आ गई। वे दोनों चुपचाप अलग हट गए। सुशीला के हृदय में वही बात गूंज रही थी, माधवराव तुम मेरे मित्र हो सकते हो। परंतु तीक्ष्ण जिह्वा चंपा की ओर सबसे अधिक माधवराव का ध्यान देखते हुए वह स्थिति को बचा लेना चाहता था। उसका पिघला हुआ हृदय सहसा बर्फ का हो गया। नीची गर्दन किए हुए सोचता हुआ आगे चलने लगा। चंपा का चेहरा उग्र हो गया था, परंतु सुशीला ने परवाह नहीं की। उससे भी अधिक अपना चेहरा कठोर बनाकर वह चली गई। माधवराव ने सिर्फ इतना ही कहा कि